प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपके सामने एकदम धमाकेदार वीडियो और अब आपकी शुरुआत हो चुकी है। आपकी शुरुआत हो चुकी है, पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना? ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे ताकि आप सभी के पास जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ आप सभी के पास तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना? सभी के पास तुरंत ही पहुंच जाए। सभी लोग क्या करें, एक बार वीडियो को शेयर। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी का फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन आपके सामने लाए हैं। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे सर पेपर का सोल्यूशन बताइए, पेपर का सोल्यूशन बताइए। यहाँ पे आपको फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन हम बताएंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना? परीक्षार्थी देखिए, कॉपी आपके लिए कुल मिलाकर यहाँ पर है। कॉपी आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं करना है, यहाँ पर आपको हाई स्कूल करना है। क्या करना है? हाई स्कूल की कॉपी आपके लिए हो जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखें। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक? निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि वह उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष वह परीक्षा दे रहा है, ठीक? और ध्यान दीजिएगा सभी मेरे प्यारे बच्चा, जो बच्चे हमारे साथ, जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को शेयर कर। देखिए आपके सामने मॉडल पेपर है, यही मॉडल पेपर पूछा जाएगा और हम आपको बताएंगे कॉपी कैसे लिखना है। आपको कॉपी कैसे लिखना है ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्या है? प्रारंभ के जो 15 मिनट है वह परीक्षार्थियों को क्या करने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी का है 2022 है, सेट नंबर 2 है और 801 AB आप मिला सकते हैं, कहीं से भी मिला सकते हैं। ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी NKK स्टडी पर और SKM स्टडी पर भी आपकी वीडियो चलेंगी। यहाँ पर आपको 10 की क्लासेस चलेंगी, पूरा 10 की क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार, ठीक है ना? सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए अब आपको कैसे लिखना है, ये पेपर का जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चंस आपको लिखे गए हैं, ठीक है ना? सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इसका फुल सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक? जैसे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, राइटिंग इसी तरीके से आपको बनाना है, राइटिंग बना करके लिखना है। अपनी राइटिंग बिगाड़िएगा मत, साफ सुथरा जितना अच्छी तरीके से लिखेंगे आपको उतना ही नंबर मिलने वाला है। प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, इसमें से कोई आपका एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक? इसे पहचान कर आपको लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। कौन है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, या मित्रता रामचंद्र शुक्ला का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा कि गुनाहों का देवता उपन्यासकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक के लेखक का नाम आपको लिखना है। चंद्रगुप्त किसने लिखा था? यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। अगर इसमें आपको देखेंगे तो अगला, कलम के सिपाही किस साहित्यकार का जीवन परिचय? जो कलम का सिपाही है, किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? किसका है? प्रेमचंद्र का। किसका है? प्रेमचंद्र का, ठीक है ना? किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, किसी एक एकांकी लेखक का आपको नाम लिखना है, ठीक है ना? डॉक्टर राजकुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर,
ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है ना। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि छायावाद की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं के लिखिए, छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो सौंदर्य वर्णन और प्रकृति का मानवीकरण, क्या हो जाएगा, सौंदर्य वर्णन और प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक। चलिए रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। किसका, रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। श्रृंगार रस की प्रधानता, रीत या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता या रीत या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी। और अगला प्रश्न देखेंगे, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। तो कौन से हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे जो आपके लिए पद दिया गया है, पहले ख नंबर देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये आपको तो पता है, हम ख नंबर आपको पढ़ाने वाले हैं कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। पहले क्या किया गया, पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। उसमें क्या कर दिए गए, सुंदर भवन बना लिए गए। जहाँ खंभों पर हमारी मूर्तें बिहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं ने चित्रों की काया सीरज दी, फिर उनके चेले कालाकांतों में उनके रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो पहला नंबर, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, निरेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक। और निम्नांकित पदांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे हम, उपयुक्त गद्यांश हमारी संदर्भ लिखना है आपको। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से लिया गया है, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना दिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों ने के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिसको देखकर मानो ऐसा लगता है मानो चित्र की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खम्भों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, सच्चा प्रेम। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ख नंबर की बात करेंगे तो ख नंबर में क्या दे रखा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिनमें मनुष्यता होती है विकसित, ठीक है ना। इसमें देखेंगे, इसमें कवि क्या करा, प्रसंग से क्या लगता है कि प्रसंग से हमारा यहाँ पता चलता है कि प्रसंग में क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है ना। तो कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। जो कवि है उसमें बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है, ठीक। व्याख्या की बात करेंगे, व्याख्या में देखिए, कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है।
सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास में मनुष्यता विकास करता है। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा देखिए, सरल खरी बोली, शैली उद्बोधन, अलंकार करो पर प्राण निछावर से अनुप्रास रूपक अलंकार है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है ये आपको समझना है कि हम जीवन परिचय कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो इसमें देखिए 3 आपको दिया जाएगा। जैसे इसमें दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तो किसी एक का आपको करना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का हम जीवन परिचय कर रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1839 ईस्वी को हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। बस इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की जिसे पढ़कर इनके महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई की शंभू नाथ ने जी किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। तब आप 17 वर्ष के थे। तभी बड़े भाई ने शंभू नाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। ठीक, और इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों ने अंदर से ही अंग टूट गए। संघर्ष और चिंताओं में स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1934 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रचना इनकी ये क्या है, एक घूंट। ठीक है ना। अब इसी तरीके से कवि 3 कवि आपको दिए जाएंगे, एक कवि का करना होगा। निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं एक का जीवन परिचय, उनकी रचना का नाम लिखे। सूरदास का जीवन परिचय। तो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुखी पंचमी सन 1778 ईस्वी में आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से क्या थे, अंधे थे नहीं। इन संबंध में अनेक मत थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने उन्हें इस कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल ने अष्टाप के नाम पर सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास परसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में लगभग हुई। सूरसागर, इनकी रचना सूरसागर। ठीक, अब देखिए कुछ संस्कृत में आपको दिया गया है। ठीक, तो दिया गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। अथवा में लिखेंगे बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीरः वीरेण पूछते नाम से पाठ से अवतरित है। प्रसंग की बात करेंगे, इसमें सिकंदर और पुरराज के संवादों में द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। अनुवाद की बात करेंगे, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को वीरता कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् दुःखभागः भवेत्। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वाराणसी कस्या भाषायां केन्द्रः अस्ति। तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायां केन्द्रः अस्ति। या पुरराज्यः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरराज्यः अलक्षणेन्द्र स युद्धम अकरोत्। ठीक,
प्रश्न नंबर 8 की बात करें, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा दीजिए। तो करुण रस क्या होता है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। मणि खोए भुजंग सी झन्नी फंसा पटक रही थी, शीश अंधी आस बनाकर मुझको किया न्याय तुमको जगदीश। उपमा अलंकार की बात करेंगे तो अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो जाए? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार शब्द है। ठीक। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रभ्यो प्रभात। ठीक है ना। चलिए सोठा की बात करेंगे। सोठा में रोला, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यदि से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, नीज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वहीं प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 का मेल एक एक शब्द लिखिए। तो अनु का अनुवाद, परि का परिमाण, अभि का अभिलाषा। ठीक। किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। पढ़ाई का पढ़ाई, पन का बचपन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास का विग्रह कीजिए। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य द्वंद्व समास है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह द्विगु समास है आपके लिए। ठीक। चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कुआं कूप, दूध दुग्ध। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि का आग पावक, पक्षी का खग और नभचर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। प्रत्येक का प्रतिधन एक यानी प्रत्येक। यण संधि इसमें आपका होगा। पित्राज्ञा प्रतिधन आज्ञा, पित्राज्ञा यण संधि है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। मधुधन मधुनाम, फल और फलनाम। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं एक का धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। पठतम का पठना लोट लकार मध्य पुरुष द्विवचन है। ठीक है ना। इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को कर लेंगे। सभी सुखी हों, सर्वे सुखिनः भवन्तु। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ठीक आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। ये आपके लिए देश प्रेम पर निबंध आप लिख लेंगे। ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, आपको 3 से 4 पेज में लिखना। अगर आपको ज़्यादा आता है 3 से 4 पेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खंड काव्य आपके लिए आता है। खंड काव्य में अगर पूजा आपके लिए आता है, अगर पूजा आप सिर्फ पढ़ लीजिए वहाँ से आपको पूरा पोर्शन फंस जाएगा। तो ये आपका कुल मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।